वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का लेक्चर कर रहे थे चैप्टर 6। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, जिसमें हमने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, केमिकल स्ट्रक्चर बता दिया गया है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शो करते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम लेक्चर शुरू करते हैं। एक टर्म आता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ये प्रपोज किया था क्रिक ने 1958 में। क्रिक ने ये बताया कि डीएनए जो होता है, डीएनए ही मास्टर कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मास्टर कॉपी क्या होती है? डीएनए होती है। और डीएनए से ही इंफॉर्मेशन ये पास होती है एमआरएनए में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में चेंज होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये होता कहाँ पर है? ये होता है सेल के न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए मौजूद कहाँ पर है? डीएनए है सेल के न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, ये न्यूक्लियस में होगा। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये आपको पता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से के एक स्ट्रैंड से ही, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनते हैं। एक स्ट्रैंड से आरएनए क्या बनता है? एक स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड, किसी भी एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे होंगे आप, जैसे प्यूरिन और प्यूरिमेटिन, ए जो है टी से बाइंड होगा, जी जो है वो सी से बाइंड होगा। तो जो भी इस पे सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसका ठीक उल्टा सीक्वेंस, मतलब जो उसे बाइंड कर सके वो सीक्वेंस आरएनए का बनेगा। तो जिस स्ट्रैंड से, दो स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसे कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। उसको हम, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको कहते हैं एंटीसेंस, क्योंकि आरएनए क्या है? आरएनए सेंस है, सेंस स्ट्रैंड है, क्योंकि इसी से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये सेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस होगा। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे कि आरएनए बनता है उसे कहते हैं एंटी स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का उसे हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, सेंस स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करता है। सेंस स्ट्रैंड जो है वो आपका क्या है? उससे आरएनए नहीं बनता है, वो एंटी सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। फिर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पर हुआ? न्यूक्लियस में हुआ। एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आते हैं, जहां पर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का, एमआरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो ये था सेंट्रल डोगमा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ? डीएनए से आरएनए का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? आरएनए से डीएनए का बनना। इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता है, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में ही होता है। लेकिन कुछ रेट्रो वायरसेस जैसे एचआईवी है, एड्स कॉजिंग वायरस जो है, इसमें जो सेंट्रल डोगमा है ये रिवर्स होता है। ठीक है,
जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या सेंट्रल डोग्मा रिवर्स नाम से जाना जाता है या टिमेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको बताया था टेमिन और बाल्टीमोर ने 1970 में। ये नाम इम्पोर्टेंट है, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इसमें होता क्या है, इसमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनए से, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, डीएनए है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से और ज्यादा डीएनए कॉपीज का बनना, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन से। अब डीएनए से ढेर सारी डीएनए कॉपीज बनती है, इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए जो एंजाइम जरूरी होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जरूरी होता है एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इन वायरसेस में एक डिफरेंट एंजाइम भी पाया जाता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाम दिया गया है इस एंजाइम का क्योंकि ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, ये बनाता क्यों है? जैसे कि वायरस है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है, वायरस बाहर तो क्या होते हैं, बॉडी के बाहर ये डेड होते हैं, इनमें रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कुछ भी नहीं होता है। जब ये बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल हो, जब ये होस्ट बॉडी के अंदर आते हैं तो होस्ट बॉडी के अंदर ये अपना रिलीज करते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो अगर ये HIV वायरस है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर रिलीज कर रहा है, आरएनए है, तो ये आरएनए बाइंड नहीं होगा कहीं पर, ये आरएनए पहले चेंज होगा किसमें? डीएनए में। ठीक है, तो ये डीएनए में चेंज कैसे होगा? क्योंकि इसके पास जो आरएनए है इस पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये बना सकता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बना सकता है, इसलिए ये आरएनए पहले डीएनए में चेंज होगा। अब ये डीएनए जिस भी होस्ट का जेनेटिक मटेरियल उसमें जाकर के जुड़ जाएगा, उसमें इनकॉर्पोरेट कर जाएगा ये डीएनए, और उसके साथ साथ ये रेप्लिकेट करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होता है आरएनए से डीएनए का बनना। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर क्या था ये हमने पढ़ लिया था, प्यूरीन, पिरिमिडीन और जो रिबो शुगर, डीऑक्सी रिबो शुगर, ये सब हमने पढ़ा था। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन का हैप्लॉइड जीनोम का लेंथ क्या है? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, हैप्लॉइड जीनोम में इतने बेस पेयर्स होते हैं, 3.3 to 10⁹ बेस पेयर्स। डिप्लॉइड जीनोम में गैमीट में इतने होंगे। डिप्लॉइड सेल में जितने और सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं, उनमें क्या होगा? 6.6 इंटू 2 कर देंगे तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। आपको पता है कि दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें इसको डिटेल बताया गया। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10⁹ मीटर्स। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल जीनोम में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.34 10⁹ मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इंटू कर देंगे तो 2.2 मीटर्स। ठीक है, और अगर हम पूरे बॉडी सेल्स के डीएनए के लेंथ को जोड़ दें, ठीक है, तो इसकी लेंथ इतनी हो जाएगी कि हम पूरे सोलर सिस्टम के सरकमफरेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा, इतनी लेंथ हो जाएगी। ठीक है,
तो टोटल लेंथ कितनी होती है एक सेल में? अगर हम डीएनए को देखें तो जीनोम की लेंथ है अराउंड 2.2 मीटर, और ये 2.2 मीटर इतनी लंबी लेंथ है, तो ये बहुत कॉइल्ड होगी तो ही इतने माइन्यूट, जो कि इतने छोटे सेल्स हैं जो कि आँख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उतने सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में ये फिट हो रहे हैं। तो मतलब कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होगी, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग होगी। किस तरह से होती है ये? डीएनए जो केमिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और प्रोटीन्स इसके ऐसे प्रोटीन से जुड़ा होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, उनसे ये बाउंडेड रहता है जिससे कि ये न्यूट्रल रहे। इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में भी या यूकैरियोट्स में, दोनों में ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाउंड रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की, प्रोकैरियोट सेल में कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ये इन प्रोटीन्स से बाउंड रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से बाउंड रहते हैं, और जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोइड लूप्स के फॉर्म में रहते हैं, ये कॉइलिंग कर लेते हैं और ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए हैं जो न्यूक्लियस में हैं, ये बाउंडेड रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन से, जिनको हम कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, दूसरे तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स जो होते हैं, इनमें जो अमीनो एसिड होता है वो बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिक अमीनो रेसिड्यूज मतलब हो गया कि जिनमें पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन हो, वैसे रेसिड्यूज, वैसे अमीनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। जैसे इनमें ये रिच होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन जो कि बेसिक अमीनो एसिड है, ऐसे अमीनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 8 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, हिस्टोन ऑर्गेनाइज होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर है, अगर ये मान लें ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके चारों ओर इस तरह से लिपटे हुए होते हैं डीएनए। तो डीएनए प्लस ये ऑक्टामर, डीएनए और प्लस ऑक्टामर, ये डीएनए है प्लस ये ऑक्टामर, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट के नीचे, ये ऑक्टामर प्लस डीएनए, इनको मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इनको मिला के कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और इसकी लेंथ मतलब एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए की लेंथ है, एक न्यूक्लियोसोम में क्या हुआ, 8 ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। अब जो ये लिपटा हुआ डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, एक ऑक्टामर में इसका लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 200 बेस पेयर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्या होगा, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो कि इसको रैप किए हुए हैं, और ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब ये ऑक्टामर में यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्टामर में 4 तरह के यूनिट्स होते हैं, इसको मिलाकर के ये 4 हिस्टोन बनाता है। 4 तरह के यूनिट्स में हैं H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं H3 और H4,
H3 और H4 जो होते हैं ये डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। H3 और H4 ये डायमीटर बनाते हैं। H3 2 यूनिट ऑफ H3 और 2 यूनिट ऑफ H4, H3 और H4, 2 यूनिट्स ऑफ H3 और 2 यूनिट्स ऑफ H4 ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर बनाते हैं। और जो H2A है ये थोड़ा ऐसे ऊपर होता है और H2B इधर कहीं होगा। तो 2 यूनिट ऑफ H2A और 2 यूनिट ऑफ H2B, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ H2A और 2 यूनिट ऑफ H2B। तो एक H2A और एक H2B ऊपर होगा और एक H2A और एक H2B नीचे होगा, ठीक है। तो H2B और H2A ये डायमीटर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डायमीटर में कंट्रीब्यूट क्या करता है? H3 और H4। H3 और H4 कुछ इस तरह से होगा, जहां पर ऊपर की ओर H2A H2B का एक यूनिट होगा और नीचे H2A H2B का एक यूनिट होगा। तो H3 के 2 यूनिट और H4 के दो यूनिट ये डायमीटर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। H3 और H4 जो होते हैं ये मोस्ट कंजर्व्ड भी होते हैं, डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मोस्ट कंजर्व्ड भी होते हैं, और इनका फंक्शन सारे यूकेरियोट्स में आइडेंटिकल होता है। जबकि H2A और H2B जो डायमीटर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ये पाए तो जाते हैं सारे यूकेरियोट्स में, लेकिन इनमें वेरिएशन होता है, हर स्पीसीज में वेरिएशन होता है इनके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इनके फंक्शन में भी वेरिएशन होता है। एक अब ये चारों जो थे ये बना रहे थे 4 हिस्टोन, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम में है। नेक्स्ट है H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन जो होता है ये बाहर होता है, न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है H1 हिस्टोन, और इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैप्ड नहीं होते हैं DNA से, ये बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। ये H1 हिस्टोन है। अब ये न्यूक्लियोसोम जो हमें दिखता है ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। कई न्यूक्लियोसोम आपस में जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये बीड्स की तरह से दिखाई देते हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स में फर्दर कॉइलिंग होती है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियोसोम है बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये फर्दर इनमें कॉइलिंग होगी और ये बना लेंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। फर्दर कॉइलिंग होगी और ये बना लेंगे क्रोमोसोम्स। कंडेंस्ड फॉर्म, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है इसका? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स को हम किस फेज में देखते हैं माइटोसिस के? मेटाफेज में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है पैकेजिंग में, जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। ये पिछले बार भी मैंने बताया था कि टिपिकल न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस में कुछ क्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जिनको हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। जो लूजली पैक्ड होंगे वो आसानी से रेप्लिकेट कर सकेंगे और आसानी से ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। और जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बाउंडेड होंगे, उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मुश्किल होगा और वो बहुत एक्टिव नहीं होंगे, उनको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिक रीजन। नेक्स्ट है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने, केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लिया, पैकेजिंग भी देख लिया। अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। प्रीवियस डिस्कवरीज जो मेंडल, सटन और मॉर्गन की थी, इन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में लोकेटेड है, लेकिन
कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है, इसका जवाब नहीं हो पाया था। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को बताया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि फैक्टर कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, जो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया ये निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, और इसके लिए उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। तो दो टाइप्स की कॉलोनीज उन्होंने देखी, स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी जो चिकनी थी ऊपर से, क्यों चिकनी थी ऊपर से, क्योंकि उस पर म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की कोट थी। और रफ जो सरफेस वाली थी उन्होंने रफ कॉलोनी आर स्ट्रेन का नाम दिया, और इस पे म्यूकस कोट एब्सेंट था। स्मूथ कॉलोनी जो थी ये वायरुलेंट थी, मतलब इससे निमोनिया होता है, और रफ कॉलोनी आर स्ट्रेन से निमोनिया नहीं होता है, दैट इज नॉन वायरुलेंट। ठीक है, जब स्मूथ कॉलोनीज या एस स्ट्रेन्स को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई। जब रफ स्ट्रेन्स को इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस अलाइव रहा। ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया। स्मूथ स्ट्रेन क्या था, जो वायरुलेंट स्ट्रेन था, उन्होंने उसे हीट करके किल कर दिया। जब हीट करके स्ट्रेन को किल कर दिया और फिर उसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस अलाइव रहा। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन की वजह से माइस क्या होना चाहिए था, डेड हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड था तो इसके वजह से माइस अलाइव रहा। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जो किया, उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और रफ स्ट्रेन दोनों को मिक्स कर दिया और इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस डेड हो गया। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन की वजह से माइस को क्या होना चाहिए था, लाइव होना चाहिए था, सॉरी डेड होना चाहिए था, लेकिन हीट के स्मूथ स्ट्रेन था तो इसके वजह से माइस को लाइव होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन इसमें मिक्स कर दिया और इंजेक्ट किया तो माइस डेथ हो गया। मतलब किसी तरह आर स्ट्रेन जो है वो स्मूथ स्ट्रेन में चेंज हो गया। ठीक है, तभी तो माइस डेड हुआ। आर स्ट्रेन किसी वजह से स्मूथ स्ट्रेन में चेंज हुआ होगा, तभी वो वायरुलेंट हुआ और जिससे उसकी डेथ हुई। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की कुछ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो है वो स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो पॉलीसेकेराइड कोट और म्यूकस कोट का फॉर्मेशन उस पर हुआ और वो वायरुलेंट हो गया और जिसकी वजह से माउस की डेथ हुई। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, क्या जा रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, ये उन्होंने डिफाइन इस एक्सपेरिमेंट से नहीं कर पाए। ठीक है, केवल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया नहीं कि कुछ मटेरियल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया जिसकी वजह से आर स्ट्रेन में चेंज हो गया और वो वायरुलेंट हो गया। तो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन बाकी साइंटिस्ट ने दिया। इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जब रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव था। जब स्मूथ स्ट्रेन को किया गया इंजेक्ट तो माइस डेड हो गया। जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव था। रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया तो माइस डेड हो गया। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसके लिए 3 साइंटिस्ट का नाम है, ऑस्वर्ल्ड एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी।
1933 में इन्होंने प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन, ठीक है, एस स्ट्रेन से ही कोई मटेरियल निकल के आर स्ट्रेन में जा रहा है, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से उन्होंने प्यूरिफाई किया प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को। अब इस प्रोटीन को उन्होंने डाइजेस्ट किया प्रोटीएज एंजाइम से। प्रोटीएज एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन को तोड़ देगा। आरएनए अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आरएनए को ब्रेक कर दिया और एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए यूज किया और डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। जब उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, या जब उन्होंने आरएनए को डिग्रेड कर दिया और फिर उसको हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में मिक्स किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आर बैक्टीरिया टू एस बैक्टीरिया होने लगा, मतलब हो रहा था जैसे प्रीवियसली हो रहा था। प्रीवियसली क्या हो रहा था कि आर बैक्टीरिया को जब हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में मिक्स करते हैं तो आर जो है वो एस में चेंज हो जाता है और वो वायरुलेंट हो जाता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने फिर से किया, जब प्रोटीएजेस यूज किया और जब आरएनएस यूज किया तो भी माइस डेड हुआ, मतलब कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि डीएनए यूज किया डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, और उन्होंने देखा कि जब डीएनए डाइजेस्ट हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज नहीं होता है, मतलब कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस सेल्स लिए, हीट किल्ड एस सेल से उन्होंने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को तो पहले रिमूव कर दिया। अब इसको 3 सैंपल्स में 3 अलग अलग ट्यूब्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक ट्यूब में उन्होंने प्रोटीएजेस यूज किए, एक ट्यूब में राइबोन्यूक्लिएजेस यूज किया और एक ट्यूब में उन्होंने डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिएजेस या डीएनएजेस यूज किए। ये आरएनएज है, ये डीएनएज है और ये प्रोटीएज है। इसको यूज किया, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। अब इसमें तीनों में इन्होंने ऐड किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। तो पहले केस में जब प्रोटीन नहीं है, जब इन्होंने ऐड किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एस सेल्स में वो चेंज हो गई। दूसरे में भी जब इन्होंने आरएनए यूज किया उस टाइम भी आर सेल्स एस स्ट्रेन में चेंज हो गई। लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने डीएनए यूज किया उस टाइम आर सेल्स एस सेल्स में चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मतलब कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ एस सेल से आर सेल में, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या हुआ, डीएनए। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है 1952 का। इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने वर्क किया बैक्टीरियोफेजेस पे। बैक्टीरियोफेजेस होते क्या, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस ये बैक्टीरिया पे कैसे ये काम करते हैं, ये बैक्टीरिया पर अटैच करते हैं, फिर ये इंजेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में, और फिर वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो अंदर आया इंजेक्ट हुआ, ये इंकॉर्पोरेट करता है बैक्टीरिया के डीएनए से और फिर न्यू वायरस पार्टिकल्स बनते हैं। हर्शे एंड चेज ने क्या डिस्कवर किया कि क्या एंटर करता है, प्रोटीन एंटर करता है कि डीएनए एंटर करता है वायरस का,
हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, प्रोटीन एंटर कर रहा है कि डीएनए एंटर कर रहा है। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ वायरसेस लिए, कुछ बैक्टीरियोफाजेस लिए और उनको ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P32, ठीक है, P32 ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। इस मीडियम में उन्होंने ग्रो किया। कुछ बैक्टीरियोफाजेस लिए, उनको जो है रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर मॉलिक्यूलर वेट 35, ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। नॉर्मल सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 35 नहीं होता है, रेडियो एक्टिव का 35 होता है। तो इस मीडियम में उन्होंने ग्रो किया, अलग अलग कल्चर मीडियम में। तो जब P32 में ग्रो किया तो अब जो वायरसेस बने, ये फॉस्फोरस 32 है। वायरस में दो ही यूनिट होती है, दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है, फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है। तो फॉस्फोरस इंकॉर्पोरेट कहाँ पे हुआ होगा, डीएनए में इंकॉर्पोरेट हुआ होगा। और सल्फर किसका कंपोनेंट है, सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है। तो ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया गया कल्चर मीडियम में, वो वायरस ने क्या बनाने के लिए यूज किया, अपना प्रोटीन बनाने के लिए यूज किया। तो इस तरह से जब कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, पहले कल्चर मीडियम में P32 में, तो वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। और दूसरे मीडियम जब सल्फर S35 मीडियम में ग्रो किया कराया गया, तो वायरस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसको डाल दिया गया बैक्टीरिया इकोलाई के साथ और उसको ब्लेंड किया गया जिससे कि वो उस पे अटैच हो जाए और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सके, या जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन या डीएनए जो भी ट्रांसफर करता है, वो ये तो उनको पता ही करना था क्या ट्रांसफर करता है, उसको वो ट्रांसफर कर सके। फिर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिससे कि वायरस और बैक्टीरिया पार्टिकल्स अलग जाते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में देखा उन्होंने कि बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए से इन्फेक्टेड थे, रेडियो एक्टिव डीएनए मतलब कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए P32 रेडियो एक्टिव डीएनए वाला, इनसे इन्फेक्टेड थे। और सुपरनेटेंट जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव था। और बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन से इन्फेक्टेड थे, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए और सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव पाया गया। बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए से इन्फेक्टेड थे, वो रेडियो एक्टिव पाए गए, लेकिन बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन से इन्फेक्टेड थे, वो रेडियो एक्टिव नहीं पाए गए। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास होता है वायरस से बैक्टीरिया में, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। इसको देखेंगे हम। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज को अलाउ ग्रो किया उन्होंने, एक सेट को उन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर S35 के प्रेजेंस में, और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को दूसरे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें कि P32 था। तो S35 सल्फर है, तो सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है। तो जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन पार्ट था वो रेडियो एक्टिव हो गया। और इस केस में फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का कंपोनेंट है। तो फॉस्फोरस डीएनए कंपोनेंट, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिव क्या हो गया, इसमें रेडियो क्या एक्टिव हो गया डीएनए, रेड से दिखाया गया रेडियो एक्टिव को। तो इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया और इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। फिर इसको अलाउ किया गया ग्रो करने के लिए बैक्टीरियाज पे। बैक्टीरियाज पे जब ग्रो किया गया, इन्फेक्ट किया गया और उसको मिक्स किया गया, और सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होगा, वायरस पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और बैक्टीरिया पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो जिस केस में सल्फर
रेडियो एक्टिव था, मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, उसमें बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं पाए गए। दूसरे केस में जहां पर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव था, उस केस में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। ठीक है, मतलब ट्रांसफर क्या हुआ है, डीएनए, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, देखो इसमें एक कल्चर मीडियम है जिसमें कि ग्रो किया गया, किसको, इसमें येलो से रिप्रेजेंट किया गया है रेडियो एक्टिविटी को। तो पहले मीडियम में फॉस्फोरस 32 यूज किया गया, मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव किया गया, और दूसरे केस में सल्फर 35 यूज किया गया, मतलब कि प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया। अब इसको एजिटेट किया गया जिससे कि इस पे इन्फेक्ट करे, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने पर जो वायरस हैं और बैक्टीरियाज हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर सुपरनेटेंट में वायरस आ जाता है और नीचे प्रेसिपिटेट पोर्शन में बैक्टीरिया आ जाता है। तो सुपरनेटेंट में देखा गया कि वायरस जो थे ये रेडियो एक्टिव नहीं थे, लेकिन बैक्टीरिया जो है ये रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब कि ये डीएनए जो रेडियो एक्टिव था उसने इसको रेडियो एक्टिव बना दिया बैक्टीरिया को, मतलब डीएनए ही ट्रांसफर हुआ। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में रेडियो एक्टिविटी जो थी वो वायरस में पाई गई मतलब उसका कैप्सिड पोर्शन ही रेडियो एक्टिव रहा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ, और ये रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियाज में ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये इन्होंने प्रूव किया। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए और आरएनए में क्या प्रॉपर्टीज हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बहुत से वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम्पल टीएमवी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। क्राइटेरिया क्या है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है इनमें एबिलिटी होनी चाहिए अपनी रेप्लिकाज बनाने की, मतलब रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपनी जैसी कॉपीज बना सके। आरएनए और डीएनए में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। प्रोटीन में डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जब ये जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। ये केमिकल और स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए, लेकिन इनमें स्कोप भी होना चाहिए स्लो चेंजेस का, म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए, जिससे कि इनमें इवोल्यूशन हो। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मतलब ट्रांसफर जो हो वो एज अ फैक्टर, एज अ जीन जिस तरह से ट्रांसफर होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस इनमें होना चाहिए। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, इनमें लाइफ साइकिल, एज और फिजियोलॉजी में चेंज होने से इनकी जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी आपने देखी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कि इनमें डीएनए में स्टेबिलिटी पाई जाती है। हीट किल बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया किल हो जाता है जब हीट किल करते हैं, लेकिन डीएनए जो है हीट किलिंग के बाद भी डीएनए जो है वो किल नहीं होता है और डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। आरएनए का जो स्ट्रक्चर है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आरएनए के स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजीशन, रिबोज के सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, जिसके वजह से इस OH ग्रुप की वजह से ही आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इजीली डिग्रेडेबल होता है। आरएनए जो है बहुत, अगर आरएनए को लैब में एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा क्योर से रखना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा सेफ रखना पड़ता है और इसके लाइफ टाइम भी कम होती है। ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं और होते किस वजह से, क्योंकि इनमें रिबोज शुगर में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है। डीएनए एज कम्पेयर टू आरएनए, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल ये क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होते हैं और इनमें बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसके वजह से भी इनमें स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। इसके अलावा डीएनए में थाइमीन पाया जाता है यूरेसिल के बजाय, ये भी इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है। ठीक है, तो आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और डीएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि उनके सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है और इनमें यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। जबकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनमें थाइमीन न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जिसमें कि रिपेयर की टेंडेंसी होती है। म्यूटेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। म्यूटेशन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। आरएनए में म्यूटेशन तेजी से होता है, इसीलिए वायरसेस जिनमें कि आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उन वायरसेस में स्ट्रेन्स को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका वैक्सीन बनाना मुश्किल होता है क्योंकि उनमें म्यूटेशन रेट फास्टर होती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए डायरेक्टली कोड करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए। डीएनए जो होता है वो डिपेंडेंट होता है आरएनए पर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब डीएनए से पहले आरएनए बनेगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है ये आरएनए के पास ही है। आरएनए से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। इसे इन सब पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो कंक्लूड कर सकते हैं कि डीएनए और आरएनए ये दोनों फंक्शन करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और आरएनए जो होता है ये ट्रांसमिशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसाइज करके ये कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। आरएनए वर्ल्ड की बात की जाती है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा रहा होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा? ठीक है, इसका आंसर आरएनए होगा, क्योंकि आरएनए जो है ये डीएनए जो है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है तो प्रोटीन बनता है, लेकिन आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन सकते हैं। तो आरएनए ज़्यादा इवॉल्व है, ठीक है, और आरएनए जो है ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, जो कई बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, जिसके लिए इसको डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए रहा होगा, आरएनए रहा होगा। आरएनए से ही डीएनए बना और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। स्टेबल ज़्यादा कौन सा है? डीएनए है, लेकिन फर्स्ट इवॉल्व जो होगा वो आरएनए होगा। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सारी आरएनए के पास के इर्द गिर्द ही होती है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत से वायरसेस में, और ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ये इनमें अनस्टेबिलिटी भी पाई जाती है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है। तो ये कहा जाता है कि डीएनए जो है ये इवॉल्व हुआ है आरएनए से सम मॉडिफिकेशन से, और अभी हमने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए ये इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है
क्योंकि इनमें कई प्रॉपर्टीज़ हैं। एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन में ये यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, जिसके बाद इससे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर जेनेटिक कोडॉन। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए वीडियो बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।